ओके बच्चे, तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे स्पेशल एंट्रीज, ठीक है। तो लिखेंगे एंट्रीज ऑफ सम स्पेशल ट्रांजैक्शन, एंट्री ऑफ सम स्पेशल, entries of some special transaction entries of some special transaction सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। ओके, तो अभी तक जो बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रांजैक्शन था, और नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश सेल किए, कैश परचेज किए, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, है ना, परचेज सोल्ड गुड्स टू राम, कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रेंट पेड, सैलरी पेड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, यानी नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन हम लोग अभी तक समझे हैं। इसमें आई होप कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो पूछो। स्पेशल ट्रांजैक्शन, देखो बिजनेस का मोटिव क्या होता है, बिजनेस का मोटिव क्या है, वो अर्न प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट अर्न मींस क्या, नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट तभी आता है किसी बिजनेस का जब उसका जो भी अकाउंटिंग ईयर है उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को वो बिजनेस के बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब बताओ कि रेंट पेड इज ₹900, है ना, रेंट कितना पे किए, 900। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि रेंट पेड इज ₹100 पर मंथ। ध्यान देना क्वेश्चन पर, जो बच्चे फाइनल अकाउंट बना करके आए हैं, जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ आए हैं, वो बच्चे जानते होंगे कि फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाए हैं, तो फाइनल अकाउंट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस की बेसिस पर ही ना फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो एज पर ट्रायल बैलेंस रेंट पेड इज ₹900, कितना है, 900। लेकिन नीचे में क्या करा है एडजस्टमेंट में कि रेंट पेड इज ₹100 पर मंथ। तो बच्चे का 12 मंथ का है तो 1200 होनी चाहिए, लेकिन वो कितना पेमेंट किया, सिर्फ 900। तो इसका मतलब जो 300 नहीं किया। We know that expenses increases, that is profit क्या decreases। ये तो जानते हैं हम लोग कि खर्च अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। तो अब दिखाना था उसको 1200, तो ये लॉजिक समझ में आया कि बिजनेस क्या जानना चाहता है, टू नो द नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में बिजनेस नेट प्रॉफिट जानना चाहता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, indirect expenses, indirect income, because there are two types of expenses as well as क्या income, direct और indirect। तो डायरेक्ट आइटम को लेकर के जो प्रॉफिट फाइंड आउट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट मींस जो टोटल, है ना। तो यहाँ एक एग्जांपल हम अभी समझा रहे थे कि रेंट पेड इज ₹100 पर मंथ, ये एडजस्टमेंट में है नीचे में, लेकिन एज पर ट्रायल बैलेंस रेंट कितना पे किया हुआ है, 900। तो अब देखो कि रेंट मुझे पेमेंट कितना करना था, 1200, 100 पर मंथ है तो कितना पेमेंट करना था, 1200, लेकिन वो पे कितना किया, ओनली फॉर, तो ये जो ₹300 लग गया, ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। कौन सा रेंट कहेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड ड्यूरिंग द क्या, करंट ईयर। माने वो सारा खर्च जो करंट ईयर से रिलेटेड हो बट पे नहीं किया जा रहा हो, तो
तो बिजनेस अगर पे नहीं किया, 300 रुपया पे नहीं किया, इट मीन्स 300 रुपया से उसका प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है। वो तो सोच रहा है मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में क्या 300 रुपया तो वो एक्सपेंसेस किया ही नहीं। उस एक्सपेंसेस को करने के लिए आप देखे होंगे कि चलो मैं रेंट है ना, तो रेंट में ऐड कर दूं फाइनल अकाउंट में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें रेंट में क्या करते हैं, उसको ऐड करके और आउटर कॉलम में क्या करते हैं, शो कर देते हैं। और वही चूंकि देखो प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ गया नहीं, तो मुझे तो नेट नेट प्रॉफिट चाहिए ना। तो नेट प्रॉफिट के लिए ही आपको एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत होती है, ठीक है। ये तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जाके पता चलता है कि किसी को ज्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए, किसी को दिए ही नहीं, ठीक है, किसी से लिए ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन। किस कैटेगरी में रखते हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले मीनिंग समझो। हम इसको इस तरह समझेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री को पहले मीनिंग समझ लेंगे, और ये टॉपिक आपको वहां पर भी काम आएगा फाइनल अकाउंट में, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझेंगे, फिर उसका डिफरेंट जो नेम है वो भी समझेंगे, फिर इसको बिजनेस के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी समझेंगे। तो 3 स्टेप में इसको हम समझेंगे। तो पहले मीनिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses are those expenses which should have been outstanding expenses are those expenses outstanding expenses are those expenses which should have been paid during the current year. Expenses are those expenses which should have been paid during the current year. But which remain unpaid on the accounting date of accounting date of the business. Accounting date of the business. इसको अपने लैंग्वेज में बताएं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट टू ड्यूरिंग द क्या करंट ईयर। वो सारा खर्च जो करंट ईयर से क्या हो रिलेटेड हो, बट उसका पेमेंट नहीं किया गया हो बिजनेस के द्वारा, तो वही खर्च क्या हो गया उस बिजनेस के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। इतना नोट लिखो तुम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज, इसको कई नामों से जानते हैं। Expenses is also known as unpaid. Outstanding expenses is also known as, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, अनपेड भी कहते हैं। ये देखो अनपेड जो पेड नहीं किया, इसको हम ड्यू भी कहते हैं, लिखा हुआ रहेगा रेंट ड्यू, तो क्या समझ लोगी, आउटस्टैंडिंग रेंट है। फिर आपको लिखा हुआ रहेगा एरियर ऑफ रेंट, ये आप पढ़ी होगी इसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, एरियर ऑफ रेंट, ठीक है, एनपीओ में था ये, तो एरियर भी इसका नाम है। उसके बाद आपका हो जाएगा ओइंग, OWING। इसके बाद एक नाम और है, एक नाम क्या है, तो हैज हैव नॉट बीन पेड।
as have not been paid। ये सारे इस आउटस्टैंडिंग का नाम है। कभी भी क्वेश्चन में नाम चेंज करके लिख देगा रेंट ड्यू इज ₹100, अनपेड रेंट इज ₹100, एरियर ऑफ रेंट इज ₹100। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि अनपेड ड्यू ओइंग ये सारा किसका नाम है, आउटस्टैंडिंग का है, तो आप एंट्री कैसे कर पाओगी। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज ओइंग, ड्यू, एरियर, अनपेड, हैज हैव नॉट बीन पेड। टोटल इसका 6 नाम है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को लेकर के। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब देखो मॉडर्न अप्रोच में हम लोग को क्या कहता है कि एक्सपेंसेस इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड और लायबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिटेड। ये पता है ना, क्योंकि आगे जब भी आप पढ़ोगे तो मॉडर्न अप्रोच ही आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज के लिए है ये, ठीक है। तो कहोगे सर कैसे ये इंक्रीज हम समझ लेंगे। अरे भाई आपको 9 महीना का रेंट आप पेमेंट कर दिए, 3 महीना का और पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो आपके लिए खर्च बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्सपेंसेस इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट डीआर करेंगे। देखो जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री जो भी रिलेटेड, चाहे वो सैलरी पर आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो रेंट पर आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो कमीशन पर, किसी भी चीज पर आउटस्टैंडिंग होगा, तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये होगा। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो है सो रेंट पर है, तो क्या एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डीआर आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ आ गया। अगर कोई एक्सपेंसेस को हम एज्यूम नहीं करेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग जब भी रहेगा कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो उसका नेम ऑफ द एक्सपेंसेस इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्या पड़ेगा ना, क्या ड्यू है, रेंट ड्यू है कि सैलरी ड्यू है कि मतलब वेजेस ड्यू है, ये लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम रहेगा हम लोग क्या लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे कि रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो इसका क्या लिखेंगे एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर कंसर्न एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर जो भी लिखो, हमें क्या अज्यूम करके बना देते हैं यहाँ पर कि वेजेस पर मान लिए, तो क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डीआर हाँ देखो वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सिंपल होगा कि वेजेस ड्यू इज रुपीज कितना 200, कुछ भी है, या आउटस्टैंडिंग वेजेस इज रुपीज 100, सिंपल नरेशन होगा, ठीक है। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, जैसे आप ट्रांजैक्शन पूछेंगे तो उसमें आपको कहीं भी बीच बीच में ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बीच बीच में देगा, ये पूरा ये एडजस्टमेंट एंट्री पर नहीं देगा, लेकिन कभी कभी आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको जब तक एंट्री नहीं आता रहेगा तो फिर कैसे बनाओगे। और एडजस्टमेंट एंट्री पूछता है, 10 नंबर का क्वेश्चन अगर होगा, हम ही आपसे टेस्ट लेंगे, इंटरनल एग्जाम लेंगे, तो हम ही उसमें 10 नंबर को एंट्री देंगे, 10 नंबर का होगा, या 5 नंबर का हमको रहेगा सेट करना, तो 5 को में से हम क्या करेंगे, एक दे देंगे एडजस्टमेंट एंट्री, आता रहेगा तो आराम से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लिखो सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses प्रीपेड, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि प्रीपेड का मतलब वो होता है कि अभी क्या समझाएं कि रेंट देना था 12 मंथ का लेकिन दिया कितना 9 मंथ का। प्रीपेड के केसेस में क्या है कि देना था 9 मंथ, देना था 12 मंथ का लेकिन दे दिया 15 मंथ का एडवांस। तो वो सारा खर्च जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ना हो,
लेकिन बिजनेस के द्वारा उसका पेमेंट कर दिया गया। समझ में आया? हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये समझ में आया कि वो सारा खर्च जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ना हो बट बिजनेस उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या फ्यू अकाउंटिंग ईयर, है ना, कि वो सारा खर्च जो अगले साल से संबंधित हो, लेकिन बिजनेस ने उसको पेमेंट क्या किया, अपने सुविधा अनुसार मेरे पास पैसा है, हम पैसा को अगले साल पता नहीं मेरा स्थिति क्या होगा नहीं होगा, तो अब ये पेमेंट कर देते हैं। ये खास करके इंश्योरेंस प्रीमियम के केसेस में होता है, ठीक है। तो इन खर्च को बिजनेस तो नेट रिजल्ट जानना चाहता है। अब देखो मैथमेटिकली कैसे ये होता है कि दे दिए 15 महीना का 100 रुपीज पर मंथ था, तो देना तो था 1200 रुपया, 12 मंथ का 2200 होगा ना। हम ये assume किए कि अकाउंटिंग ईयर क्या होगा 12 मंथ, तो किससे ज्यादा नहीं होता अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, और वो बताता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस को कोई ना कोई एक पीरियड एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो वो मैक्सिमम जो है 12 मंथ का कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, उससे नीचे वो मंथली भी मेंटेन कर सकता है, क्वार्टरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है, बट नॉट अ मोर देन अ ईयर, मतलब एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो अब बिजनेस में रेंट पेमेंट करना था 12 मंथ का, लेकिन बिजनेस ने कितना पेमेंट कर दिया 15 मंथ का, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 मंथ का किया इट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट, ठीक है। और प्रीपेड रेंट इज आल्सो नोन एज रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related to the next year. Prepaid expenses are those expenses which are related to the next year but have been paid during the current year. मुझे ये लैंग्वेज बहुत इजी लगता है इसलिए इसी का है, but have been paid during the current year in advance. इन एडवांस समझ आ गया कि वो सारा खर्च जो करंट ईयर से रिलेटेड ना हो लेकिन बिजनेस के द्वारा उसका पेमेंट कर दिया गया हो। एक चीज और आपको याद होगा बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस को बताता था वो कॉन्सेप्ट में हम भी पढ़ाए होंगे आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नहीं तो फिर समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिपेंडेड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर, और ये कॉन्सेप्ट ही कहता है कि हर एक बिजनेस को कोई ना कोई एक पीरियड एज्यूम करना चाहिए। बिजनेस का जो लाइफ है वो क्या है, इंडेफिनिट है। बिजनेसमैन का लाइफ क्या है, डिफिनिट है, बट बिजनेस का जो लाइफ है वो क्या है, इंडेफिनिट है। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। तो भैया इंडेफिनिट कैसे है,
आप जो एसेट्स यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो वो एसेट्स का भी तो एक एस्टिमेटेड लाइफ है। 10 साल के बाद वो दम तोड़ देगा, तो फिर तो बिजनेस बंद हो गया। तो उसमें कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। क्या कहता है कि आप फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस के जो आपका बैलेंस शीट है उसमें रिकॉर्ड करो। कौन से साइड में? एसेट साइड में। लेकिन जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करके? लेस करके। ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एक्सेप्ट लैंड। जमीन को छोड़ करके। लैंड जो है वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, उस पर जनरली क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है। अब दादाजी खरीदे थे राजा बाजार में 2000 रुपये कट्ठा 1976 में। अभी उस 2000 का क्या वैल्यू हो गया? 2 करोड़ हो गया। एग्जांपल समझो, ऐसा है, रियल बात है ये, ठीक है। तो लैंड का जब भी रेट होता है वो क्या होता है? इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मशीन 1976 में परचेज किया होगा, ठीक है, तो अब वो मशीन का क्या होगा? एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो गया होगा। तो बिजनेस ऐसा नहीं है। देखो दुकान सब में जाके तो फूल माला चढ़ा हुआ रहता है फोटो पर। तो मेरे दादाजी ये बिजनेस करते थे, अब हम कर रहे हैं। हंसने की बात है, समझने की बात है बच्चे, ठीक है। अब कंचन घी है दानापुर में, साधु स्वीट्स है ना भाई जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि बिजनेसमैन क्या हो, चले जाए, स्वर्ग सिधार जाए, लेकिन बिजनेस नहीं जाना चाहिए। बिजनेस यही कहता है। कौन? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब उस कॉन्सेप्ट में एक सिग्निफिकेंस तो बता दिए डेफिनेशन वाला। सेकंड है कि वही कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्यों? हेडिंग करंट एसेट्स। इसलिए चूंकि आज हम एडवांस दे दिए, ज्यादा पैसा दे दिए, तो अगले अकाउंटिंग ईयर में मेरा क्या होगा? पैसा नहीं जाएगा। रेट 15 मंथ का दिए तो अगले अकाउंटिंग ईयर में मेरा कितना जाएगा? 9 मंथ का जाएगा। 3 मंथ ऑलरेडी मेरे फंड से पेमेंट कर चुके हैं। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स। देखो एग्जांपल में प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीमियम लगा दो। याद रखना है इंश्योरेंस जो प्रीमियम जो होता है बच्चे वो 2 प्रकार का होता है जनरली। एक होता है बिजनेसमैन का, एक होता है बिजनेस का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस अकाउंट में जो डेबिट करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस के रूप में, वो बिजनेस का होता है, वो बिजनेसमैन का नहीं होता है। बिजनेसमैन का होगा तो वो ड्राइंग हो गया। समझ में आया? इंश्योरेंस प्रीमियम 2 तरह से बिजनेस पे करता है, एक तो बिजनेसमैन का और एक बिजनेस का। तो बिजनेसमैन का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है वो उसका क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस है। और यही रीजन है कि उसको ड्राइंग माना जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और जो बिजनेस का होता है उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में एज एक्सपेंसेस के रूप में शुरू किया जाता है। तो यहाँ मेरा लिखवाने का मकसद था बिजनेस का इंश्योरेंस, है ना, बिजनेसमैन का इंश्योरेंस नहीं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जनरली लिखो तो क्या देखिए, एक एसेट्स इंक्रीज कर रहा है ना, तो एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड। लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट यार, टू इंश्योरेंस अकाउंट यार, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। देखती नहीं हो, इतना इतना बार हम एंट्री कभी हमको देखी हो यहाँ से टू लिखे हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस दे करके लिखो आगे। थर्ड थर्ड लिखिए तो कॉपी। क्या दोनों टॉपिक में कोई बच्चे किसी को पूछना है? कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट लिखो अक्रूड इनकम। वो क्या कहे तुमको? कोई बात नहीं। अक्रूड इनकम और
इनकम। अब देखो यहां पर ये समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई इनकम, ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा देर पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझाए ना। तो अगर आप रेंट पे नहीं किए हो, मकान मालिक जिसको रेंट लेना था वो भी तो रेंट नहीं दिया, कि अगर आउटस्टैंडिंग रेंट, आप बिजनेस कभी रेंट पे भी करता है, बिजनेस कभी रेंट रिसीव भी करता है। तो मान लो कि बिजनेस रेंट रिसीव करना था, उसको करना था 12 मंथ का रिसीव, लेकिन वो रिसीव कितना किया, 9 मंथ का ड्यू आ गया। तो कोई भी इनकम जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो और उस इनकम को बिजनेस ने उस करंट ईयर में रिसीव नहीं किया हो, सिंपल, समझ में आया? एनी इनकम रिलेटेड ड्यूरिंग द क्या करंट ईयर बट नॉट रिसीव। इस सारा इनकम, वो सारा इनकम जो रेकरिंग नेचर का था, लेना था उसको हर एक महीना, है ना, वो आपको क्या किया कि 9 मंथ का रिसीव किया और 3 मंथ तक क्या किया, रिसीव। जैसे इंटरेस्ट के केसेस भी ज्यादा होता है कि कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दिए, अब इंटरेस्ट रिसीव करना था मुझे, तो हमको रिसीव करना था, 9 मंथ का हम रिसीव किए, 3 मंथ का इंटरेस्ट क्या किए, रिसीव नहीं किए। इट इज कॉल्ड अक्रूड इंटरेस्ट। उसको क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी एक पर्सन के लिए अगर एक्सपेंसेस है पे है, तो वही अनदर के लिए क्या होगा, रिसीव होगा। एक अगर रेंट पे किया तो दूसरा उसको क्या करेगा, रेंट रिसीव करेगा। एक इंटरेस्ट पे किया तो अनदर क्या करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो जो मान लो 3 मंथ का रेंट पे नहीं किया तो उसके बुक्स में तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन जो रेंट रिसीव नहीं किया उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। यही रीजन है कि यहाँ पर हम और भी लिख दिए हैं कि अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। आया समझ में? चोरी को थोड़ी लिखो, मीनिंग इसका लिखो, और इतना ये लिखो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग इनकम। also called as outstanding income. It may happen that certain income, like इंटरेस्ट, बच्चे यहाँ पर लिखवाने का मकसद समझना, यहाँ जो भी लिखवा रहे हैं आपको पहले बता चुके हैं कि 5 आइटम ऐसा होता है कि पेड भी होता है, रिसीव भी होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हम लिखवा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लेना इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड नहीं, क्योंकि अक्रूड इनकम है, इनकम पर होगा ये, एक्सपेंसेस पर नहीं होगा। तो लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, etc। हाँ, डिविडेंड, कमीशन, etc may have been earned, कमा तो लिया, may have been earned, earned, but may not have been received, may have been earned but may not have been received। समझ में आया कि हमको लेना था उसी अकाउंटिंग ईयर में, रिसीव करना था 12 मंथ का, तो हम रिसीव कितना किए, 9 मंथ का रिसीव किए, 3 मंथ का रिसीव नहीं किए। तो वो सारा इनकम जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड था, रिसीव करना था, लेकिन रिसीव हम उसको नहीं किए, तो इसके लिए एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। ये सारा खेला, इतना जितना भी एंट्री लिख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, नेट प्रॉफिट को जानने के लिए। अगर नेट प्रॉफिट का प्रश्न नहीं आता, क्वेश्चन एनालाइज नहीं होता, तो कोई एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लिखो इसमें, एग्जांपल तो लिखवाई दिए, जनरल एंट्री लिखो इसमें। अब इनकम यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, एक तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एसेट्स हो गया, नहीं ये तो लेंगे ना अगले अकाउंट ईयर में, तो एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज ना। देखो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट दिया,
इंटरेस्ट यहाँ पर assume किए हैं। Interest on the यार इंटरेस्ट अकाउंट भी यार टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। आगे समझ में? ऐसे ही एक्सप्लेन करके आप लोगों से भी हम चाहेंगे जब पूछेंगे क्वेश्चन तो इसी तरह से एक्सप्लेन करके समझाना है। और हमेशा याद रखना जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंस में क्लियर होगा। और अकाउंटिंग और फाइनेंस अगर आपके पास आ गया समझ लेना, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड है चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो या चाहे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, सभी जगह फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग ही होता है। ठीक है, तो ये पढ़ने में जितना मतलब ये है, जब मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और एक बार जब मेहनत करोगे ना तो इतना इसमें स्कोप है कि आपको क्या होता है ज्यादा स्कोप। ऐसा नहीं क्या अदर में नहीं है, लेकिन फाइनेंस का जो है इसमें आपका बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, और पैसा भी जो है तो अच्छा करना चाहिए, बस अपनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। हो गया ना? अब नंबर 4। अब 4 कौन छूटा बताओ, तुम लोग भी सोच के बताओ क्या छूटे। प्रीपेड नहीं करता, प्रीपेड कैसे होगा? इनकम पेड करते हैं, इनकम तो रिसीव करते हैं, तो इसको लिखो इनकम रिसीव इन एडवांस। तो बच्चे 4 पॉइंट इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस और तो इनकम रिसीव इन एडवांस। अब मान लो कि इनके मकान में हम रहते हैं, एज किराया रेंटर है, तो हम इनको 4 मंथ का क्या किए, एडवांस दे दिए, तो वो भी तो एडवांस दिए, तो उनके लिए लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि रिफंड करना है, लौटाना है। ठीक है, और हम जो एडवांस दे दिए तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। वही डेबिट क्रेडिट के ही कॉन्सेप्ट पर। तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिटेड, देन अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्रेडिटेड। ये सत्य है ना? ये सब इतना ही है जितना कि जन्म और मृत्यु है, मनुष्य पृथ्वी पर आया है तो मृत्यु होगा ही। इसी तरह से डेबिट है तो एक अकाउंट में डेबिट, तो दूसरे अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। नहीं देखो एटीएम से पैसा निकालते हैं तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, अगर जमा करते हो तो क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। देखो इनकम रिसीव इन एडवांस, तो इनकम रिसीव इन एडवांस इज आल्सो नोन एज unearned income. Income received in advance is also known as unearned income. Some income, if some income relating to the next year or following year, has been received. Simple is received has been received. प्राप्त करना मतलब अगले साल से संबंधित था, लेकिन रिसीव क्या कर गया ड्यूरिंग द करंट ईयर में ही। एनी इनकम रिलेटेड टू
the next accounting year या next year, but received during the current year. मतलब इनकम था अगले साल से, रेंट रिसीव करना था 12 मंथ का, लेकिन रिसीव कर लिया 15 मंथ का, तो 3 मंथ का जो एक्स्ट्रा रिसीव किया वो किस अकाउंटिंग ईयर का था? ना, ठीक है। तो इस तरह से इट इज कॉल्ड इनकम रिसीव इन एडवांस। अब देखो ये तो लायबिलिटी हो गया। अब रिसीव हम एज अ बिजनेस हम रिसीव कर लिए 15 महीना का, तो 3 मंथ का हमको लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? तो लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी क्या हो रहा है आपका? पर जगह इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मॉडर्न अप्रोच में है? क्रेडिट करना है ना, तो डेबिट किसको करना है? इनकम। लिखो इनकम अकाउंट ईयर, इनकम अकाउंट ईयर जैसे रेंट रिसीव करेगा रेंट रिसीव ईयर पूरे रिसीव इन एडवांस, तो ये निकलेगा। हां, रेंट रिसीव पर है तो रेंट रिसीव अकाउंट ईयर टू रेंट रिसीव इन एडवांस। Income account ईयर टू इनकम रिसीव इन एडवांस, income account ईयर टू इनकम रिसीव इन एडवांस। ये चारों में से देख लो एक बार पढ़ के सब बच्चों, पहले पढ़ो तो 2 मिनट मन ही से पढ़ना सब बच्चे, मन से पढ़ करके। कोई ऐसा देखो कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? अगर वो प्रॉब्लम है तो पूछो अभी तुरंत। हमेशा याद रखना जितना पूछोगे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। अमन उज्जवल, अमन उज्जवल, कैमरा ऑन करो। अमन, मैसेज नहीं करना है। ओके पढ़ने के लिए टाइम दिए, पढ़ाई करो जल्दी से, पढ़ के बताओ मुझे। सृष्टि, सृष्टि, यस सर। आवाज ही नहीं आ रहा इसका, नहीं बोल हाँ रही है। समझ में आया सृष्टि? हाँ सर, समझ में आया। थोड़ा जो थ्योरी लिख पाएंगे बच्चे इसको 2-3 बार 4 बार क्या करना घर पर पढ़ना। पुष्कर बताओ। यस सर। समझ में आया पुष्कर? यस सर आया। आवाज आ रहा था क्लियर मेरा ना? यस सर। निशा, रोल नंबर 57, यहाँ नहीं ना कोई बच्चे ज्वाइन किए हो जी? पढ़ के देखो, हो गया? समझ में आ गया? एक टॉपिक और आगे बढ़ा दे आप लोगों को। यस सर। सुनिश सर आप म्यूट हो गए। सर सर आप म्यूट हो गए। हाँ हाँ म्यूट किए हैं बच्चे थोड़ा। हाँ